हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम 3D सीरीज़ को लेके आज बात करेंगे। कुछ एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं और कैसी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं। इनकी जो जनरल फीचर्स हैं रिगार्डिंग दिस ब्लॉक, इनके बारे में हम अब इन टॉपिक्स को हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है दैट विल बी अवर इंट्रोडक्शन टू दीज एलिमेंट्स, दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में 3D सीरीज़ है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसे मेनली हमने चार ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हमने चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ मेनली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जितने भी हमने एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं सारे के सारे, उनको हमने चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास चार ब्लॉक है, एस, पी, डी एंड एफ। और ये जो डिवीज़न है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर जाएगा, वो मेनली डिपेंड करता है कि हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का किस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। उसके बेसिस के ऊपर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं इन दीज डिफरेंट ब्लॉक्स। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पीरियोडिक टेबल में हमारा जो एस ब्लॉक, स्पेशली जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमने लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है, लेफ़्ट हैंड साइड में। और जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। और जो एलिमेंट्स इन एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, दैट इज़ जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, वहाँ पे हमने एस ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है पीरियोडिक टेबल की, वहाँ पे हमने पी ब्लॉक को रखा होता है। तो इनके बीच में जो हमारे मेटल, जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं, दे आर, इन दोनों के जो बीच में हमारे मिडल में आते हैं, दे आर कॉल्ड एज अवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एस और पी ब्लॉक्स के बीच में आते हैं। ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हमारे, वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है। 10 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इनके अंदर। डी ब्लॉक में हमारे पास 10 ग्रुप्स होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में होता क्या है कि जो हमारी आउटरमोस्ट शेल होती है हमारे पास, या मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो स्पेशली हमारे पास ये रहती है n-1 डी 1 to 10। जो हमारी एन एस शेल होगी, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज़ NS1 और 2। ठीक है। तो अगर हम बात करूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास होते क्या हैं, कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास, जैसे ही हमने ऑलरेडी शुरू में कहा था कि हम एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे इन ब्लॉक्स में डिपेंडिंग कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जहाँ पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो सिंपल सी डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके, वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो हमारी डी सब शेल होगी वो पार्टली फिल्ड होगी। द एलिमेंट्स विच हैव पार्टली फिल्ड डी सब शेल। ठीक है। इनके अंदर हमारी डी सब शेल जो है वो फिल होना स्टार्ट हो रही है, विच है पार्टली फिल्ड डी सब शेल। ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर हमारे पास पार्टली फिल्ड डी सब शेल होगी, आइदर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, ठीक है, जिस फॉर्म में ये होते हैं, आइदर इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म या फिर इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो नेचर में अकर करते हैं, या फिर सिंपल जो उनकी एलिमेंट्री फॉर्म है, अगर इनमें हमारे पास पार्टली फिल्ड डी सब शेल होगी तो वो एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक का होगा। ठीक है। अब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट मेनली क्या करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप देखो तो एक सिंपल एक ट्रांजिशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है एक ट्रांजिशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में
एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, और एस ब्लॉक जो होता है आप सभी को पता ही है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारा पी ब्लॉक होता है इसके जो एलिमेंट होते हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चेंज बिहेवियर हो रहा है फ्रॉम द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू दी लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, ये जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन हो रही है, वहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सिंपली आपके पास जो आपका कंप्लीट चेंज होगा या फिर आपकी जो ट्रांजिशन होगी इस मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट से टू द लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पी ब्लॉक, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एक बात आती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमने कहा कि इनके अंदर पार्टली फील्ड ही सब शेल होगी हमारे पास, आइदर इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म और इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो हमारे क्वाइनेस मेटल होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वाइनेस मेटल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर हमारे क्वाइनेस मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है इनको भी हम इंक्लूड करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला कि हमारे पास होना क्या चाहिए, पार्टली फिल्ड डी सब शेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे क्वाइनेस मेटल होते हैं इनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वहाँ वो आपके पास पार्टली फिल्ड होती हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास पार्टली फिल्ड डी सब शेल होती है। जैसे हम बात करें तो आप सभी को पता ही है कॉपर जो है इसकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी कॉपर 2। ठीक है, कॉपर +2 में होता है। जितने भी आपने देखा ही होगा लैब्स में जो कॉपर के कंपाउंड आपने अभी तक यूज़ किया जिसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर एसीटेट, उनमें सभी में आपके पास कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ध्यान रखना +1 में नहीं होता है। वन इज़ कॉपर 1, अदर इज़ कॉपर +2। ऑल्दो कॉपर 1 जो है हमारा सिस्टम, कॉपर जो है आपका पास इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 29 होता है। ठीक है, तो कॉपर 29 है, तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूँ, आप सभी को पता ही है फिलहाल तो इनके बारे में, दिस इज़ आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अगर मैं बात करूँ कॉपर +1 की, ठीक है, तो यहाँ पे 3d10 बच जाएगा, एस सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, दिस विल बी आर्गन 3d10। तो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट मीन्स ज़्यादा स्टेबल होती है। आप सभी को पता ही है हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोस्ट स्टेबल। अगर मैं बात करूँ कॉपर 2 की, तो कॉपर 2 जो है हमारे पास दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 1 एस से एक डी से, तो दिस विल बी D9। ठीक है, तो यू माइट बी वंडर कि हमारे पास कॉपर जो है उसकी जो मोस्ट स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो +1 होनी चाहिए। लेकिन कॉपर जो है वो आपके पास, जैसे हम बात करें कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आप सभी ने लैब्स वगैरह में देखा ही है, वो हमेशा +2 में होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास कॉपर +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कॉपर +1। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा सॉल्वेशन, या फिर अगर मैं सिंपल वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चलूँ तो हमारे पास हाइड्रेशन पावर जो होती है, स्मॉलर साइज़ है, हाइड्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है इसकी, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड विच मेक्स इट टू बी अ वेरी स्टेबल। तो कॉपर 2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर 1 ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे स्पेशली कि क्वाइनेस मेटल जो है वो क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉपर 2 दिस विल बी D9। ठीक है, सो डी सबशेल जो है अभी तक कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, क्योंकि डी सबशेल में डी सबशेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी 9 इसके अंदर आ गए हैं, दैट मीन्स इट इज़ पार्टली फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी और आ सकता है ताकि इसकी कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो सिल्वर जो है हमारे पास दिस इज़ ऑल्सो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज़ आल्सो +2। तो अगेन +2 में ये भी D9 सिस्टम होता है। गोल्ड जो है दिस इज़ इन +3। ठीक है, इसकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। अगर +3 है तो दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, सो दिस विल बी D8 सिस्टम। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर आर D9, और जो गोल्ड है हमारा +3 में दिस इज़ D8 कन्फिग्रेशन होगी इसकी। इसका मतलब ये है कि इनकी जो हमारे पास जो ये जो तीनों हमारे एटम्स हैं, ठीक है, इनकी कंप्लीटली फील्ड डी सबशेल तो है। ठीक है, ये तीनों मेटल्स हैं हमारे पास ये वाले। अगर मैं इनकी एलिमेंट्री स्टेट की बात करूं,
ठीक है, एज एन एलिमेंट इन सभी के पास D10 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, सभी के पास D10 कन्फिग्रेशन है इन देयर एलिमेंट्री स्टेट। लेकिन ठीक है, हमने क्या बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं या तो उनकी एलिमेंट्री फॉर्म में पार्टली फील्ड डी सब शेल हो, या फिर उनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहाँ पे आपके पास पार्टली फील्ड डी सब शेल हो। तो ये जो आपके क्वाइनेज मेटल है, ऑल दो कि इनकी जो एलिमेंट्री स्टेट्स हैं वहाँ पे ये कम्प्लीटली फील्ड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि इनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं हमारे पास पार्टली फील्ड डी सब शेल्स। ठीक है, दैट इज़ वाई वी इंक्लूड दीज मेटल्स इन दी डी ब्लॉक। तो इसीलिए हमारे जो क्वाइनस मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक का पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज़ ग्रुप नंबर 12। जो ग्रुप नंबर हमारा 12 आता है जिसके अंदर हमारे पास जिंक आता है, देन वी हैव कैडमियम, देन वी हैव मरकरी। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी। अब हम देखेंगे कि क्या ये मेटल्स जो हैं हमारे ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आने चाहिए, क्या ये उनका पार्ट है कि नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है हमारी कि पार्टली फील्ड डी सब शेल्स होनी चाहिए हमारे पास या तो एलिमेंट्री स्टेट या फिर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, तो इनके अंदर हमारे पास ये जो आपके मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 12 के, ठीक है, वो इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ इनकी जो एलिमेंट्री स्टेट है, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी, सभी की कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, जिंक आपका पहला जो इस सीरीज़ का जो आपका पहला जो हमारा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। देन कैडमियम है हमारा, मरकरी है। ठीक है, तो अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक जो है हमारे पास दिस इज़ D10S2। सिमिलरली कैडमियम मरकरी उसी ग्रुप के इस ग्रुप में आते हैं, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी की सेम ही रहेगी, सिर्फ आपकी जो ऑटोमोस्ट शेल है वही चेंज होगी। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा ही रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री स्टेट तो हमारी हो गई कि यहाँ पे तो कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं। अब हम कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तब इनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेनली +2 रहती है। तो +2 के अंदर आप अगर देखो तो यहाँ हम S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, सभी के अंदर S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब भी हमारा डी सब शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, डी सब शेल कैसी होनी चाहिए, पार्टली फील्ड। ठीक है, कम्प्लीटली फील्ड नहीं होनी चाहिए, पार्टली फील्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिंक कैडमियम और मरकरी, वो जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी डेफिनेशंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी सब शेल्स इनकी कम्प्लीटली फील्ड है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना ही तो ये अगर मैं बोलूँ कि दे डू नॉट यूजुअली शो सिमिलैरिटीज़, ये ज़्यादा सिमिलैरिटी भी शो नहीं करते हैं द प्रॉपर्टीज़ टू दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो हमारे मेटल्स हैं जिंक कैडमियम मरकरी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा सिमिलर नहीं होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे दे है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है कि ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं, ये कम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो इनकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्पेशली विद द लीगेंड सच एज अमोनिया, अमाइंस, हैलाइड्स, आयंस एटसेट्रा। तो इनके साथ ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन देते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से स्पेशली जो हमारे बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे मैच करती है। तो बाकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच नहीं करती हैं आपस में। हाउएवर इनको हम इन एलिमेंट्स के साथ ही रखते हैं टू मेंटेन द रोटेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास 4 सीरीज़ होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ के अंदर हमारे पास 3D सबशेल जो है वो फिल हो रही होती है। सिमिलरली जो हमारी सेकंड है उसके अंदर 4D, थर्ड के अंदर हमारी 5D, और फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वहाँ पे हमारी 6D ऑर्बिटल्स जो है उसकी फिलिंग होना स्टार्ट हो रही होती है, और इन्हीं सीरीज़ को हम ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ये तो आप सभी को याद ही होगा इसके बारे में, इस पूरी सीरीज़ को लेके। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 21 दैट इज़ स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और ये ख़त्म होती है जाके हमारे पास जिंक एटॉमिक नंबर 30। ठीक है, तो ऑल दो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जिंक जो है, जिंक जो ये पूरी
ग्रुप है, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास रोटेशनल चेंज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इसी ब्लॉक में रखते हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल्स है वो ग्रेजुअली फील्ड होता है। अब हम बात करें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास ये स्टार्ट होती है हमारे पास एटॉमिक नंबर 39 से, दैट इज़ यट्रियम। इससे शुरू होती है और ये ख़त्म होती है जाके कैडमियम के ऊपर, एटॉमिक नंबर इसका 48। ठीक है। अब हमारी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, अब ये स्टार्ट होती है लेंथनम, एटॉमिक नंबर 57। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि लेंथनम के बाद हमारे पास इनर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है, दैट वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जिनको हम शो नहीं कर पाते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उनको हम अलग से ब्लॉक में रखते हैं, अलग ही ब्लॉक हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे बना के रखा हुआ है उनके लिए। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 जो है, 57 के बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 जो है वो सीरियम का स्टार्ट होता है, दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट। वहाँ पे हमारे पास 14 एलिमेंट आएंगे। तो 14 एलिमेंट के बाद अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारी फिर से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेंथनम हमारा 57। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेंबर आता है दैट इज़ एटॉमिक नंबर 72 आएगा। ठीक है। 57 के बाद हमारे पास 14 जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, 71। तो दैट नेक्स्ट विल बी हाफनियम, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज़ एच एफ होता है, एटॉमिक नंबर 72। यहाँ से लेके हमारे पास ख़त्म होती है जाके मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 80 होगा। ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, जो कि स्टार्ट होती है एक्टिनियम। ठीक है। एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद अगेन हमारे पास थोरियम आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और 14 एलिमेंट आएंगे हमारे पास एफ ब्लॉक के। तो 14 के बाद अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर 104 आएगा, दैट इज़ रदरफोर्डियम आर एफ, एटॉमिक नंबर 104। यहाँ से लेके हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट इज़ कोपरनीशियम सी एन, एटॉमिक नंबर जो है 112। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास 3D एलिमेंट्स जो हैं, 3D जो सबशेल है उसकी फिलिंग होती है, सेकंड में 4D की, नेक्स्ट में 5D की, और उससे नेक्स्ट हमारे पास 6D जो है ऑर्बिटल वो फील्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट अब जो टॉक रहेगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास किस तरह से होगी एटम्स की। तो नेक्स्ट जो हमारा है जनरल फीचर्स में दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, अगेन वही टॉपिक है जो आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम सिंपल से अगर टॉपिक लेके चलें, हाइड्रोजन एटम को लेके चलते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन एटम हो तो जितनी भी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी भी सबशेल्स होंगी हमारे पास किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है। ठीक है। हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो जितनी भी सबशेल्स होंगी हमारे पास किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, उन सभी की एनर्जी जो है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो फोर्थ शेल की बात करता हूँ। ठीक है। फोर्थ शेल के लिए हमारे पास n बराबर है 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो l की वैल्यूज़ आएंगी वो n से 1 कम तक रहती हैं। सो दिस विल बी 0 1 2 3। अच्छा, ध्यान में रखना है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमारा l दैट इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेस देन 1 n से कम रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि l शुड बी 3, दिस इज अप टू n-1। l कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n-1। ठीक है। अगर हमारे पास n दिया हो तो जो l की वैल्यूज रहती है दिस विल बी 0 1 2 अप टू n-1 तक। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n 4 है, तो दिस विल बी 0 1 2 4-1 3 तक आएंगी। ठीक है। तो 3 तक 0 1 2 3। तो आप सभी को पता है जब हमारा l इक्वल्स टू 0 होता है दिस विल बी 4s ऑर्बिटल, जब 1 होता है दिस विल बी p, 2 होगा तो 4d, 3 होगा तो
4f। ठीक है, तो अगर हमारा हाइड्रोजन एटम है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास अगर 4 है, तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए हमारे पास जो हमारी ये सब शेल्स हैं 4s 4p 4d एंड 4f, इन सभी की जो एनर्जीज रहेंगी वो सेम होगी व्हेन जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जब हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4s 4p 4d 4f हम लोगों ने तो पढ़ा है कि इनकी एनर्जीज जो हैं वो तो अलग अलग होती हैं, ये सेम कैसे बोल दिया इसने। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि अब हम बात कर किस एटम की कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी हमारे पास प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है, कोई शील्डिंग होने नहीं जा रही है। ठीक है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, सीधी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी न्यूक्लियस के साथ उसकी, कोई उसको नहीं बचा रहा है शील्डिंग से। ठीक है, उसकी शील्डिंग कहीं से नहीं होने वाली है। जब शील्डिंग नहीं हो रही है उसकी, दैट मीन्स कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ डायरेक्ट वही इलेक्ट्रॉन्स बचा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के, वो मेनली डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन एटम से परे मूव करते हैं, ठीक है, परे मूव करने का मतलब क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास। ठीक है, अब हमारे एटम्स जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमारे पास क्या है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हमारे पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम्स होंगे, जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पास वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब शील्डिंग होगी तो डिपेंडिंग कि SPDF किस कौन सी सबशेल जो है कितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करती है, हमारे पास ये जो आपकी प्रिंसिपल शेल्स होती हैं, जैसे मैंने कहा आपकी जो हमारी प्रिंसिपल शेल है 4, इसके अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, S 4s 4p 4d एंड 4f। अब जब हमारे पास सभी के लिए शील्डिंग जो है वो अलग अलग से होगी, तो हमारे पास इनकी जो एनर्जीज़ हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे चारों के चारों, ये भी अब डिफरेंट वे से, मतलब इनकी जो एनर्जीज होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये डिफरेंट तरीके से जो है स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं, तो एनर्जीज जो होती हैं हमारी सभी लेवल्स की वो ऑलमोस्ट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है, एनर्जीज जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो डिक्रीज़ होता है एनर्जी का, दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे पास शील्डिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाई ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, वो शील्ड करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे पास। अब जब शील्डिंग हमारे पास होगी, चलो पहले हम शील्डिंग इफेक्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, वन विल बी न्यूक्लियर चार्ज एंड अदर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं हमारे पास, जब हमारे पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जो हमारी आटोमोस्ट शेल होती है हमारे पास, जो वैलेंस शेल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इनर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज़, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट शेल्स हमारे पास। सपोज दिस इज़ अवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आउटर मोस्ट शेल है हमारी ये, दिस इज़ अवर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इनर शेल्स होंगी, ये जो हमारी इनर शेल्स हैं, ठीक है, ये वाली, अब इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं न्यूक्लियस से। सो इसकी वजह से होगा क्या हमारे पास, अगर मान लो कि हमारे पास इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है डायरेक्ट, ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट इसको, दैट इज इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से आ जाएगी। दैट मीन्स जो हमारे पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इट फील्स फुल अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, हमारे पास साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास मान लो, जैसे हम बोल रहे हैं कि इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कम्प्लीटली जो चार्ज है न्यूक्लियस का उसको फील करेगा, दैट इज अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगर इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किस्म से। ठीक है, ये शील्ड कर रहे हैं इसको,
ताकि जो नेट चार्ज है न्यूक्लियस का, जो चार्ज है न्यूक्लियस का, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो हमारा वर्ड है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होता क्या है, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज विच इज फेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो नेट चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फेल्ड करेगा न्यूक्लियस से, या फिर जो भी एक्चुअल चार्ज जितना उसको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अवर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो भी न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन फेल्ड कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा क्या, हमारे पास जो एक्चुअल चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स ने फील करना था न्यूक्लियस के साथ, जो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अब वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्क्रीन कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से। दैट मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा वो कम हो गया है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बोलें तो हमारे पास ये जो अंदर की शेल्स हैं किस्म से स्क्रीन कर रही हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब ये जो स्क्रीनिंग है इसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हमारे पास इट डज़ नॉट एक्सपीरियंस दैट मच अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जो इसको न्यूक्लियस अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी अगर ये शेल्स ना होती, ठीक है, वो जो अट्रैक्शन है इसको न्यूक्लियस से अब वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि बीच में हमारे पास इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब कुछ हमारे पास अंदर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो इसको उस अट्रैक्शन को मिलने से रोक रहे हैं जो एक्चुअल में इसको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, सो जो हमारे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम सिंपली शील्डिंग इफेक्ट या फिर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है हमारे पास, तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में, इट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन -2π² z², सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास z स्टार, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से मिल रहा है, इन 2π² e⁴ अपॉन n⁻⁻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 ⁻
तो जैसे जैसे हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है हमारे पास। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि हमारे पास जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो एक ही शेल्स के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट सब शेल्स होंगी उनकी एनर्जी जो है वो आपके पास अलग अलग हो जाएगी। सो दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट स्क्रीनिंग कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कर रहे हैं वो डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन अ पर्टिकुलर सब शेल, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो एस में होगा या पी में होगा या डी में होगा एफ में होगा, तो हमारे पास उनके लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा अब वो भी अलग अलग हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास सभी के लिए अलग अलग हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास एनर्जीज जो होंगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी इन सभी सब शेल्स के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जितना हाई हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट इज़ एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जितना हाई मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हाइयर बी दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन अ पर्टिकुलर शेल, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब उतनी ही ज़्यादा उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी न्यूक्लियस से, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन अ पर्टिकुलर शेल, सो ग्रेटर विल द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इट। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा हमारे पास ग्रेटर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाई इट, ठीक है। तो जितना हाई हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी उसको न्यूक्लियस से, एंड देयर फोर उसकी एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास, एनर्जी जो है कम हो जाएगी, तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आप सभी ने शायद पढ़ा भी होगा स्लेटर रूल, उसके अंदर हम इन सभी को डिस्कस करते हैं।
वहाँ पे हम निकालते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट किसी के लिए कितना है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो मेनली जो हमारा टॉपिक रहा है वो ये है कि हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर किस तरह से रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें पहले जो हमारी रिलेटिव अरेंजमेंट होगी कि हमारे पास पहले किस ऑर्बिटल को हम फिल करेंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कुछ एक रूल्स होते हैं, जैसे आउटबाउ प्रिंसिपल है हमारे पास, हंड्स रूल है, ये सभी ओबे करते हैं इन जब भी हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हमें पहले आपके पास ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि पहला ऑर्बिटल जो है वो कौन सा फिल होगा। तो जैसे हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन दी शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पास वो मेनली शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी डिफर कर जाता है हमारे पास। तो अगर मैं सिंपल आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखूं, तो आप सभी को पता ही है कि एस ब्लॉक जो है हमारे पास, उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाई पी, देन डी, देन एफ। ठीक है, एस ब्लॉक जो है हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होते हैं, तो एट मीन्स इनकी जो शील्डिंग पावर होगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी, फॉलोड बाई पी, देन हमारे पास टी। और एफ ब्लॉक जो है इनका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा पुअर होता है। अब आप यहीं से देख सकते हैं कि एस पी डी एफ इन चारों ऑर्बिटल्स के लिए जब शील्डिंग पावर हमारी अलग अलग है, तो दैट मीन्स जो एनर्जीज होंगी जैसे हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f, इनकी एनर्जीज जो हैं वो इस शील्डिंग की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारे पास सीक्वेंस होगी एनर्जी लेवल्स को लेके वो कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहले हमारा 1s ऑर्बिटल आता है, देन वी हैव 2s, 2s के बाद हमारे पास हम 2p फिल करते हैं, देन वी हैव 3s एंड देन वी हैव 3p। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड हो जाते हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर 18 तक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा, दैट इज़ हमारा आर्गन जो कोर बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जैसे 2p और 3s की अगर हम बात करें तो ऑल्दो n प्लस एल जो वैल्यू होती है वो 2p के लिए 3 है और 3s के लिए भी हमारे पास 3 होती है, तो वाई 2p इज़ फील्ड बिफोर 3s। देन हम इस रूल को या तो बहुत बड़ी रूल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं, या फिर हमारे पास एक और है दैट इज़ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, वहाँ से भी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास आर्गन तक तो हमारे पास हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 18 तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सीक्वेंस में फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिलिंग यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा ऑर्बिटल आना चाहिए, दैट शुड बी 3d। ठीक है, लेकिन अब 3s और 3p शेल भरने के बाद जब हमारा एटॉमिक नंबर 19 आएगा, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था कि हमारे पास 3d जो सब शेल है वो फील्ड होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर 19 जो है वो एस ब्लॉक में जाता है, दैट इज एटॉमिक नंबर 19 हमारा पोटेशियम का होता है, तो वो जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक में जाता है हमारे पास। दैट मीन्स उसके अंदर हमने डी सबशेल फिल नहीं की, बल्कि हमने 4s सबशेल को पहले फिल किया। ठीक है, मतलब हमने 4s जो है उसको पहले फिल किया इन कंपैरिजन टू 3d। ठीक है, तो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 4s ऑर्बिटल जो है इज़ फिल्ड बिफोर 3d। ठीक है, तो ये जो एनोमलस बिहेवियर है इसको हम पेनिट्रेशन पावर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो डिफरेंट सबशेल्स होती हैं हमारे पास उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो जो ऑर्बिटल आपका ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, उसकी शील्डिंग सबसे कम रहेगी। दैट मीन्स अगर हम पेनिट्रेशन की पावर की बात करें तो जो ऑर्बिटल ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसकी शील्डिंग पावर, मतलब उसकी जो शील्डिंग होनी है वो कम होगी। ठीक है, बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो एस जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, दैट मीन्स वो ज़्यादा डीप तक जा सकता है न्यूक्लियस के पास। तो इसका मतलब क्या है कि एस के लिए हमारे पास जो पेनिट्रेशन हमारे पास, अगर मैं ऑर्डर है तो मैं सिंपली लिखूँ कि यही होता है हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट वाला ऑर्डर है, और सेम हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो भी सेम ही रहता है हमारे पास डिफरेंट सबशेल्स के लिए। तो एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है तो दैट मीन्स एस जो है सबसे कम शील्ड होगा। ठीक है, अगर एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो शील्डिंग होगी बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी अंदर तक जा रहा है न्यूक्लियस के।
ठीक है। तो सबसे पुअर हमारे पास पेनिट्रेशन किसकी है, एफ की, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम हमारे पास शील्ड होंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसके थ्रू, बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स कि अगर पेनिट्रेशन पावर हमारे पास 4s ऑर्बिटल की अगर ज़्यादा है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ 4s ऑर्बिटल की अगर बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू 3d ऑर्बिटल्स। तो जैसे हमने बोला कि पेनिट्रेशन 4s की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 3d की, 4s ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट 4s सबशेल जो होगी हमारे पास, इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी 3d से, और इसको हम पहले फील करेंगे। तो इस चीज़ को हम, जैसे मैंने आपको कहा कि सिंपली हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ध्यान में हो कि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाते थे, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूँ, पहले हमारे पास सिंपल ये जो हमारा आर्गन कोर आता है, ठीक है, दिस इज़ अवर सिंपल एटॉमिक नंबर 18 तक हमारे पास, दिस इज़ अवर आर्गन कोर, ठीक है, दिस इज़ अवर आर्गन कोर। तो पहले हम बात करते हैं 4s ऑर्बिटल की, ठीक है। चलो पहले 3D की बनाते हैं। 3D के लिए अगर मैं आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊँ, तो 3D में हमारे पास कोई नोड नहीं आता है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं बाय यूजिंग n-l-1 फार्मूला। तो हमारे पास 3D में कोई भी हमारे पास रेडियल नोड नहीं आता है, तो इसके लिए जो हमारे पास सिंपल जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर दी 3D, ठीक है। 3D सबशेल के लिए आ गया हमारे पास, ये इसका मैक्सिमम आ गया हमारे पास इस कर्व के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ 4s के लिए, ठीक है। n 4 है, l 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स बन के आते हैं, ठीक है। 4s में हमारे पास 3 नोड बन के आएंगे, 1 2, दिस इज 3। तो अब हमारे पास दिस इज कुछ इस तरह से बन के आ गया हमारा फॉर दी 4s ऑर्बिटल, दिस वन फॉर द 3d ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे पास 3D के लिए आ गया, ये 4s के लिए, यहाँ पे इसका मैक्सिमम ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ध्यान से देखो, तो हमारा जो मैक्सिमम है 3D कर्व के लिए, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम है 3D कर्व के लिए, डेफिनेटली वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, मतलब इन कंपैरिजन टू 4s, न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक होगा 3D वाला इन कंपैरिजन टू 4s वाला, ठीक है। 4s वाला जो है हमारे पास मैक्सिमम, जो हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आ रहा है, वो न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है। दूर है तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो मैक्सिमम हमारे पास 4s के लिए है वो न्यूक्लियस से परे है, दैट मीन्स उसकी जो ट्रैक्शन होगी अब इस न्यूक्लियस की तरफ को 4s की, वो कम रहेगी। लेकिन तो बाकायदे से तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जो 3D वाला जो 3D ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होना चाहिए था, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए वो 3D के लिए ज़्यादा होनी चाहिए थी, और 3D की एनर्जी हमारी कम होनी चाहिए थी इन कंपैरिजन टू 4s, क्योंकि 4s में हमारे पास मैक्सिमम न्यूक्लियस से दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस से, तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, होना ऐसा चाहिए था। लेकिन हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो 4s ऑर्बिटल में हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे 3 हम्प और बन के आ रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे 3 हम्प बन के आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना कुछ टाइम जो है वो इन हम्प्स के अंदर भी गुजार रहे हैं, ठीक है। जो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो हमारे 4s इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना टाइम जो है वो इन नियर द न्यूक्लियस यहाँ पे भी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास, ये जो 4s इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास आर्गन कोर के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हम्प है ये हमारे पास आर्गन कोर, ये जो हमारी है इसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगी है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है हमारे पास, ये जो हमारा मेन जो हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इससे बहुत दूर चला गया है,
ठीक है, इसको इसने कंपनसेट कर दिया है। ये जो हमारे छोटे छोटे हम्प है इसने कंपनसेट कर दिया हमारे पास। ये जो मैक्सिमम है इस चीज़ को हमारे पास पीक में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए थी इसको इसने ख़त्म कर दिया। मतलब अब ये डोमिनेट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये छोटे छोटे हम्प्स हैं, इनकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है, जो एवरेज हमारे पास जो हमारे पास टाइम है 4s इलेक्ट्रॉन्स का वो इनके अंदर भी हमारे पास स्पेंड हो रहा है और ये हमारे पास पेनिट्रेट कर गया इनटू द आर्गन कोर। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, 4s इलेक्ट्रॉन्स जो है और ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, अब फोर्स अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी 4s के लिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ रहा है जो कि पेनिट्रेट कर गया इनटू द आर्गन कोर। दैट मीन्स अब हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अब वो ज़्यादा हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी न्यूक्लियस से इन कंपैरिजन टू 3D। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी और हम्प नहीं है छोटा सा। ठीक है, तो हम्प यहाँ पे 3 छोटे छोटे दिए हुए हैं। ठीक है, 4s के अंदर हमारे पास जो नोड्स बन के आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू 3D, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, जो 4s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी अब कम होगी देन द 3D ऑर्बिटल। होनी किसकी चाहिए थी ज़्यादा, 4s की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो छोटे छोटे 3 हम बने जो कि पेनिट्रेट कर गए हैं इनटू द आर्गन कोर, इसकी वजह से हमारे पास 3D ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 4s ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए हम 4s ऑर्बिटल को पहले फील्ड करते हैं इन कंपैरिजन टू 3D सबशेल। या फिर आप सिंपल इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपके पास बोर बड़ी रूल है वहाँ से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगेन लास्ट में मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जब हमारे पास सेम ही शेल होगी और उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो सब शेल्स हैं उनके लिए, जैसे मैंने आपको कहा, शील्डिंग इफेक्ट सभी के लिए अलग रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा S की होती है, फॉलोड बाई P, देन D, देन F। तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी S की, उसके लिए शील्डिंग उतनी ही कम हो जाएगी। दैट मीन्स अब हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी S सबसे क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के लिए, उसके लिए ज़्यादा रहेगी, तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। तो अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ एनर्जीज़ का। नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इसको लिखने जा रहा हूँ मैं एक ही शेल के अंदर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक ही शेल के अंदर हमारे पास जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, अब उनके लिए मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ एनर्जीज का। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है न्यूक्लियस की तरफ को S ऑर्बिटल। ठीक है, अगर S सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस की ओर, दैट मीन्स उसकी शील्डिंग सबसे कम होगी। ठीक है, अगर शील्डिंग सबसे कम होगी दैट मीन्स जो न्यूक्लियस जो हमारे पास न्यूक्लियस का फुल चार्ज वो अपनी ओर एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन S ऑर्बिटल्स के लिए ज़्यादा रह जाएगी। ज़्यादा होगी तो एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, NS के लिए एनर्जी सबसे कम होगी, फॉलोड बाई NP, फॉलोड बाई ND, फॉलोड बाई NF। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, एक सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेम है। ठीक है, ठीक है, और हमने शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों को कंसीडर कर लिया है कि S सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है न्यूक्लियस की ओर, तो इसकी शील्डिंग सबसे कम रहेगी। शील्डिंग सबसे कम रहेगी तो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी इसकी कम हो जाएगी सबसे। ठीक है, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। कि अगर मैं कंपेयर करूँ 4s 4p 4d 4f, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ 4s 4p 4d 4f, तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, 4f की। ठीक है, सो फिलहाल के लिए आई थिंक द वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिलहाल के लिए आप इतना करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेके आगे चलते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, और कुछ एक एनोमलीज भी हैं इस सीरीज़ के अंदर 1-2, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनको हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।